आज मैं फिर लीगल सॉल्यूशन के तहत एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने चल रहा हूं और वो बात एक नेशनल वेबिनार के कंटेक्स्ट में है जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडी अरुणाचल यूनिवर्सिटी ने इसको 31 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया था और इस नेशनल वेबिनार में जो लीगल ल्यूमिनरीज इसमें हिस्सा लिए थे उनके नाम इस तरह से हैं। हमारे अलावा प्रोफेसर एम शब्बीर जो कि एक रिसोर्स पर्सन की हैसियत से इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसके अलावा कुछ और कलीग्स इसमें पार्टिसिपेट किए, जो कि पहला नाम मैं लेना चाहूँगा डॉक्टर अपूर्वा के शर्मा और दूसरे डॉक्टर अश्वनी लोचन। ये प्रेसिडेंट वर्ल्ड एजुकेशन मिशन से इनका ताल्लुक है और प्रोफेसर ओपी शर्मा जो इस वक्त वाइस चांसलर अरुणाचल यूनिवर्सिटी के हैं, डॉक्टर बी बेहरा और पांचवें रिसोर्स पर्सन जो इसमें हिस्सा लिए थे डॉक्टर DS हेरनवॉल। ये मौजूदा डीन लीगल स्टडीज अरुणाचल यूनिवर्सिटी हैं और लास्ट डॉक्टर बालो भट्टाचार्य। और जो नेशनल वेबिनार का टॉपिक था वो टॉपिक बहुत ही कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस का है और ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और इस नेशनल वेबिनार में ये जो सारे पार्टिसिपेंट थे वो अपने अपने लिहाज से मौजू पर बात किए और जो सेंट्रल थीम और उसके बाद प्रॉब्लमेटिक इश्यूज और फिर जो सलूशन की बात आई एज ए रेजोल्यूशन, इन पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। यंगर जनरेशन का सोसाइटी बनाने में और सोसाइटी का नेचर डिटरमिन करने में एक अहम रोल होता है और बच्चे इसलिए नेशनल एसेट हैं। उनकी एजुकेशन, उनका नरिशमेंट और उनका टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ख़ास ध्यान देना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुछ तो नेचुरल रीज़न होते हैं कि बच्चे जिस एज में एडोलेंस पीरियड से गुजरते हैं उनके अंदर ऐसे बहुत सारे इविल अगर उनकी ड्यू केयर नहीं हुई तो आ जाते हैं और प्लस फैमिली जिसमें वो बच्चे पलते हैं उसका लेवल क्या है, एजुकेशनल कितना उनका एक्सपोजर है, मॉडर्न टेक्निक्स एंड सिचुएशन जो बच्चों की डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं और ख़ास तौर से ऑनलाइन वर्ल्ड की बातें जिसमें हमारा इंटरनेट आता है, सोशल मीडिया आती है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर वो ऐसे अवेलेबल हैं जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ एडवर्सली इफेक्टेड होती है अगर हम उन पर ध्यान न दें। लिहाजा इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए हमारी कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न है जिसमें पर्सनालिटी प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
एक ड्यूटी बताई गई है पेरेंट्स को, और उस पर गवर्नमेंट भी ध्यान देती है, पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं, और सोसाइटी एट लार्ज उस पर ध्यान देती है, और हम एजुकेशनल सिस्टम के भी तहत उसको देखने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है। और मैं एक रिपोर्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज रिपोर्ट, जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट जो रिलीज हुई है, और उसमें क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का जो इंक्रीज हुआ है वो 4.5% इन 2019 एज कंपेयर टू 2018। और इस रिपोर्ट को देखा जाए तो 18.9% इंक्रीज रजिस्टर्ड किया गया है अंडर द पास्को एक्ट। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन भी मैं रिपोर्ट की शक्ल में आपसे शेयर करूंगा। वो एनसीआरबी ये एक्सप्लेन करता है कि 1,48,185 क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट किए गए किस ईयर में, 2019 में। और उसके बाद देखें तो 31.2% केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो रजिस्टर्ड किए गए पास्को एक्ट के तहत, जो कि होम मिनिस्ट्री इसके रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, और न्यूज मीडिया पर भी इस पे बहुत ही तफसील से जिक्र आ चुका है। तो ये रिपोर्ट इस बात को बताती है कि एक नेशनल लेजिस्लेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया, और इसको चेक करने के लिए दिया, कंट्रोल करने के लिए दिया, लेकिन ये इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। और अगर देखा जाए तो बहुत ही मेटिकुलसली हमारी लॉ मिनिस्ट्री, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, हमारी कंट्री ने इस पे काम किया। यहाँ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और उसको डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, और बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है इंट्रोगेशन का, एफआईआर की रजिस्ट्रेशन का, पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन का, वेलफेयर प्रोटेक्टर जो बच्चों के हैं उनके इन्वॉल्वमेंट का, ताकि बच्चे को निगोसिएशन या इंट्रोगेशन के प्रोसेस से जब गुजर रहा हो तो उसको होमली फील हो और वो ट्रूथ को शेयर कर सके। और यही वजह है कि पुलिस अथॉरिटीज में भी नॉट बिलो देन सब इंस्पेक्टर रैंक के पर्सनल को ये अथॉरिटी दी गई है कि ये इसका इंट्रोगेशन करें, और खास तौर से फीमेल पुलिस ऑफिसर को प्रेफर किया गया है, क्योंकि फीमेल बाय नेचर टेंडर, बाय नेचर लविंग एंड बाय नेचर वेरी कंसिडरेट होती है, और बच्चों के साथ उसका ट्रीटमेंट एंड डीलिंग जो भी है वो अच्छी होगी एज कम्पेयर टू मेल, बिकॉज मेल नेचर के मुताबिक रफ, टफ एंड समटाइम आई एम सॉरी टू से वो क्रूअल भी होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान दिया गया है। और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ क्रिमिनल ट्रायल उसका भी वक्त मुअय्यन किया गया है। और उसके बाद जब हम पनिशमेंट के नेचर को देखते हैं तो पहली बात आप सब लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि इंडियन पिनल कोड को सब्स्टिट्यूट करके एक एक्ट वजूद में आया है, और इंडियन पिनल कोड के जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो एक तरीके से बैकग्राउंड चले गए हैं। स्पीडी जस्टिस दिलाने के लिए ये एक्ट वजूद में आया है, और इसमें पनिशमेंट का डिस्क्रिप्शन है, और नेचर ऑफ क्राइम के लिहाज से इसमें पनिशमेंट जो है वो डिफाइन है। और मैं समझता हूँ
कि बहुत ही जो पनिशमेंट का प्रिस्क्रिप्शन है लॉजिकल है और इफेक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं और इस सब के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। और इसको सामने रख करके इस नेशनल वेबिनार में तमाम लर्नेड रिसोर्स पर्सन ने अपने अपने सजेशंस दिया और उन सजेशंस में बात इमर्ज हो आई कि सेक्स एजुकेशन हमारे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, खास तौर से 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक, क्योंकि वो बच्चों की एडोलेंस पीरियड होती है। अगर वो सब चीज़ें उनको समझा दिया जाए कि सेक्स है क्या, सेक्स की अप्रोप्रिएट एज क्या है और सेक्स के जो नेचुरल रीजंस हैं उन पे कंट्रोल और कमांड कितना किया जा सकता है। कुछ नेचुरल फ्लो में बहुत सारे सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे बच्ची के पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, कैसे माँ बाप जो वर्किंग है बच्चा एक तरीके से निग्लेक्ट फील करता है। माँ बाप में से दोनों में से एक बहुत फ्रेंडली तो होना चाहिए ताकि बच्चा उससे अपनी बातों को बता सके या वो उसको समझ सके। ये सब नहीं हो पाता है। बच्चा अपने क्लोज रिलेशन या जो होम सर्वेंट्स या सब होते हैं उनसे एक्सपोज होता है, तब भी कभी कभी उसकी पर्सनैलिटी का मिसयूज लोग सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और बच्चा उसको बताना नहीं चाहता। वो समझता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है जो मैंने किया या मुझसे कराया गया और उसको छुपाता है। और उसके बाद आज इंटरनेट वगैरह से जो चीज़ें हैं, बच्चा पोर्नोग्राफिक लिटरेचर और पोर्नोग्राफिक सीन में इतना अपने को प्लेजर पाता है कि उसमें बहुत टाइम इन्वॉल्व करता है। और आज माँ बाप के सामने कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बच्चा बहुत कुछ इविल इन्फ्लुएंस का शिकार होने जा रहा है ये ना हो, उस पर चेक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए ज़्यादातर राय ये आई कि हमारी जो कंपैरेटिव रिलीजन में जो हमारे फैमिली वैल्यूज हैं और उनको भी बच्चे को सिखाया जाए और कौन सा सेक्स लीगल है, कौन सा सेक्स इमोरल है, इलिजिटिमेट है, इसका भी डिस्टिंक्शन उनको बताया जाए। सेक्स की अप्रोप्रिएट एज क्या होती है, अपोजिट सेक्स से एक्सपोजर बच्चे का कब होना चाहिए और उसके साथ ही साथ देखा जाए तो मैं बात ये भी कहूँगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सामने रख करके जैसे फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल करके मैरिज एज अक्सर बढ़ती हुई चली जा रही है और इंटेंशनली हमारा लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये वो नहीं समझते हैं कि एज लिमिट अगर शादी की बढ़ाई जाती है तो जो नेचुरल प्रोसेस में बच्चे की ग्रोथ होती है और उसके नाते जो कुछ बच्चा इविल एक्सपोजर हो सकता है वो उस पर तो हम कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं। लिहाजा वो किन गुनाहों का शिकार हो जाता है। जैसे मैं इस्लामिक वैल्यू सिस्टम और मैरिज सिस्टम के बारे में बात करूंगा, वहाँ मेल एंड फीमेल की एज फॉर मैरिज इसीलिए अर्लियर प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे कि लड़की की एज 9 साल, 12 साल और 15 साल की उम्र को आइडियल बताया गया और फिर कह दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन जोग्राफिकल सिचुएशन और सारी सिचुएशन की वजह से जब उसके अंदर एडोलेंस पीरियड ऑफ प्यूबर्टी आए तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में बच्चे की शादी होनी चाहिए और इसी तरीके से मेल के लिए। लेकिन आज मुझे ये पता चला है कि नीति आयोग बच्चियों की एज मैरिज की बढ़ाने के लिए कमेटी बनी है और वो ये रिकमेंड करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि मैं रिलायबली सुना कि बच्ची 21 ईयर यानी 21 साल की एज के पहले उसकी शादी अगर होती है तो वॉइड होगी और 21 साल की एज में उसकी शादी हो। अब आप बताइए कि 21 साल में जो उसका पूरा पीरियड गुजर रहा है, जो यूथफुलनेस उसमें आ रही है, एडोलेंस पीरियड से गुजर चुकी, जिसमें सेक्स अर्ज बहुत ही डोमिनेंट होती है, इसमें किस तरीके से वो सेक्सुअल क्राइम से अपने को बचा सकेगी। ये सब एक ऐसा मसला है जिन पे गौर करना चाहिए। हम एक सुधार की बात करते हैं, दूसरी तरफ बहुत सारा लूप होल छोड़ देते हैं, तो इसको भी ध्यान में देना चाहिए। और हमें लगता है कि मजहबी जो पढ़ाई है
फैमिली लेवल पर अच्छे ढंग से होना चाहिए, उसमें मॉडेस्टी, कल्चर, ऑनेस्टी टूवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑल जो चीजें हैं उसमें कवर हो जाती हैं। आज हमारे यहाँ रिलीजियस, मॉरलिस्टिक एंड इथिकल एजुकेशन चूंकि अब रही नहीं गई है, स्कूल में प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा जो नेशनल एजुकेशन स्कीम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसमें देखा जाए तो ये सारे इश्यूज, रिलीजन की बात, मोरालिटी की बात, इथिकल इश्यूज की बात, ये सब उसमें मिसिंग है। और मैं इसको टाइम टू टाइम पॉइंट आउट भी किया कि ये सब चीज होने से हमारे यूथ की वेल ग्रूम पर्सनालिटी आगे बढ़ेगी और वो बहुत ही हेल्दी सिटीजन होगा और हमारी कंट्री मजबूत होगी। और इसी सिचुएशन पर सारे लर्नेड स्पीकर ने अपनी बातें कही और बहुत ही कामयाब सेमिनार रहा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लीगल स्टडीज डिपार्टमेंट अरुणाचल यूनिवर्सिटी को जो नेशनल वेबिनार किया और इस इम्पोर्टेंट इशू पर बहुत ही रिनाउंड रिसोर्स पर्सन को एसोसिएट किया। अच्छी सी डिलिब्रेशन हुई, आवर्स टुगेदर ये वेबिनार चला क्योंकि हेल्दी डिस्कशन के लिए टाइम भी चाहिए। और फिर वो प्रोसीडिंग क्वेश्चन आंसर के लिए भी ओपन की गई, जिसमें हमारे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स ने बात की और खास तौर से फीमेल एंड मेल, और उन क्वेश्चन सेशन को हम लोगों ने एंजॉय किया और उनके क्वेश्चंस को एक अच्छे ढंग से एक्सपीरियंस की रोशनी में, लीगल नॉलेज की रोशनी में हम लोगों ने उनको सेटिस्फाई भी किया। और मेरे नजदीक ये बहुत ही यूजफुल नेशनल वेबिनार था। और आइंदा भी यूनिवर्सिटी, मुझे बड़ी खुशी हुई है तो उस दिन मैं वेबिनार के दौरान ही ऑनरेबल वाइस चांसलर ओपी शर्मा जी से स्पेशली अपील किया कि सर ये पीरियोडिकली ऐसी एक्टिविटीज एकेडमिक होती रहनी चाहिए। और उससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लीगल सर्विस सोसाइटी की होती है। बहुत सारे वल्नरेबल सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसे एक्सपोजर से फायदा होता है और एक तरीके से हमारी कंट्री बहुत ही इनरिच्ड होती है उन इश्यूज पर जिन इश्यूज पर आज ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आप लोगों से इजाजत देता हूँ। आदाब।